तो आज जिसे दुनिया इंडिया कहती है ना, वो असल में देखा जाए तो यूनानियों की एक भाषाई मजबूरी थी। और ईरानियों के उच्चारण का एक तरीका था। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम गहराई से देखें तो ये एक विशाल नदी के आसपास हुआ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक एक्सीडेंट था। सही कहा। मतलब अक्सर हम बस ये मान लेते हैं कि किसी देश का नाम हमेशा से वही रहा होगा जो आज हमें नक्शे पर दिखता है ना? हाँ, ये बहुत आम धारणा है। लेकिन जब हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं तो चीजें काफी अलग दिखती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज के इस गहरे विश्लेषण में, जहां हम एनसीईआरटी के इंडिया अर्थात भारत विषय और उससे जुड़े ऐतिहासिक स्रोतों पर बात कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य यही है कि इन नामों के पीछे की असली कहानी को समझा जाए। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस विषय की जटिलता को समझने के लिए ना हमें अपनी जो आधुनिक सोच है, जहां हम देशों को लकीरों और राजनीतिक सीमाओं में बटा हुआ देखते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए अलग रखना होगा। मतलब आप प्राचीन काल के उस प्राकृतिक भूगोल की बात कर रहे हैं? जी हाँ। आज भारत कहने पर हमारे दिमाग में एक स्पष्ट नक्शा उभरता है, लेकिन अगर हम समय में 5000 साल पीछे जाएं तो उस समय राष्ट्रों की अवधारणा आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, तो उस समय पहचान का आधार क्या होता था? उस समय प्राकृतिक भूगोल ही सब कुछ था। मतलब पहाड़, नदियां और समुद्र ही असली सीमाएं तय करते थे। सिंधु, सरस्वती, गंगा और कावेरी जैसी नदियों ने सिर्फ सभ्यता को जीवन नहीं दिया, बल्कि इस भूभाग का नामकरण भी किया। हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक बात लगती है। जब राजनीतिक सीमाएं नहीं थी तो लोगों ने अपने आसपास की प्रकृति से ही अपनी पहचान गढ़ी होगी। एकदम सही। और इसका सबसे प्राचीन प्रमाण हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। बिल्कुल। और स्रोत में सबसे पहले जिस ग्रंथ का जिक्र है ना, वो है ऋग्वेद। वहां इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। हाँ, जिसका सीधा सा अर्थ है 7 नदियों की भूमि। और ये जो सैंधव शब्द है, ये पूरी तरह से सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसी ऋग्वेद में एक और नाम भी तो उभरता है, भरत। मैंने स्रोत में पढ़ा कि मतलब भरत शुरुआत में किसी जमीन का नाम नहीं था। जी, वो एक समूह का नाम था। हाँ, लोगों के एक समूह या कहे कि एक वैदिक कबीले का नाम। तो मैं सोच रही थी कि एक छोटे से कबीले का नाम पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की पहचान कैसी बन गया। ये मानव इतिहास में पहचान के विस्तार का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। इसे हम जन से जनपद तक का सफर कह सकते हैं। अच्छा, तो ये कबीले फैलने लगे थे? बिल्कुल। शुरुआती वैदिक काल में भारत वास्तव में एक बहुत ही प्रमुख और शक्तिशाली जनसमूह था। समय के साथ इन राजाओं ने अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार किया। और जैसे जैसे उनका राज्य बढ़ा, उस क्षेत्र को भारतवर्ष के रूप में जाना जाने लगा। हाँ, और महाभारत जैसे महाकाव्यों के काल तक आते आते ये भारतवर्ष शब्द किसी छोटे इलाके के लिए नहीं, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए इस्तेमाल होने लगा था। मतलब महाभारत में तो कश्मीर से लेकर कुरुक्षेत्र, बंगाल, कच्छ और यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण के केरल तक का विवरण मिलता है। हाँ, सही कहा। और ये इतना विस्तृत भौगोलिक विवरण साबित करता है कि ये नाम अब एक कबीले की सीमा को पार कर चुका था। ये एक विशाल सांस्कृतिक भूगोल का प्रतीक बन गया था। अरे वाह! ये तो बात हुई इंसानों और कबीलों के नाम पर जमीन को पहचानने की। लेकिन स्रोत में एक और नाम है जिस पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। कौन सा नाम? जम्बू द्वीप। इसका अर्थ स्रोत में बताया गया है जामुन वृक्ष के फल का द्वीप। मतलब मुझे ये अवधारणा थोड़ी अजीब लगी। अजीब क्यों? सोचिए ना, एक इतना विशाल भूभाग जहां सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियां हैं, उसका नाम किसी एक पसंदीदा स्थान या फल के पेड़ पर रख देना, क्या ये किसी बड़े इलाके को परिभाषित करने का थोड़ा मतलब संकीर्ण नजरिया नहीं था? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि ये कोई संकीर्ण नजरिया नहीं था, बल्कि ये प्राचीन काल के पारिस्थितिक भूगोल, जिसे हम इकोलॉजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, उसकी बहुत गहरी समझ को दिखाता है। अच्छा, तो वो सिर्फ एक पेड़ की बात नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। प्राचीन सभ्यताओं के लिए किसी भी क्षेत्र की पहचान वहां के सबसे खास प्राकृतिक संसाधनों से होती थी। जम्बू द्वीप एक ऐसा प्रतीकात्मक नाम था जो उस पूरे इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करता था। जो इस क्षेत्र को बाहरी दुनिया से अलग बनाता था। हाँ, और ये नाम सिर्फ कविताओं या कहानियों तक सीमित नहीं था, इसका आधिकारिक उपयोग भी हुआ था। सच में? क्या इसका कोई राजनीतिक उपयोग हुआ था उस समय? बिल्कुल। सम्राट अशोक के शिलालेखों को देखिए, जो लगभग 250 सामान्य संवत पूर्व के हैं।
उनमें इस पूरे भूभाग को जम्बू द्वीप ही कहा गया है। अरे वाह। और अशोक के साम्राज्य में तो आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भी बड़े हिस्से शामिल थे। ठीक कहा आपने। एक सम्राट अपने इतने विशाल साम्राज्य को जम्बूद्वीप कह रहा है। इसका सीधा मतलब है कि ये शब्द उस समय तक राजनीतिक शब्दावली में पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। इसके बाद विष्णु पुराण का एक श्लोक स्रोत में दिया गया है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिते छे दक्षिणम वर्षम तद भारतम। हाँ, जिसका मतलब है कि वो देश जो समुद्र के उत्तर में है और बर्फ से ढके पहाड़ों यानी हिमालय के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मेरे मन में एक सवाल उठता है। आज हम आधुनिक समय में बैठकर जीपीएस और सैटेलाइट की मदद से आसानी से कह देते हैं कि हिमालय उत्तर में है और समुद्र दक्षिण में। हाँ। लेकिन हजारों साल पहले बिना इन आधुनिक उपकरणों के क्या वाकई उन लोगों को इस विशाल भूमि की सीमाओं का इतना सटीक अंदाजा था? मतलब क्या ये सिर्फ उनके दिमाग की एक कल्पना थी? नहीं, ये सिर्फ कल्पना नहीं थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय आधुनिक नक्शों की कमी का मतलब भौगोलिक अज्ञानता बिल्कुल नहीं था। तो वे इस पूरे भूगोल को कैसे समझते थे? प्राचीन काल के लोगों का संज्ञानात्मक भूगोल यानी कॉग्निटिव मैप बहुत ही उन्नत था। उनके पास कागज पर खींचे गए नक्शे भले ना हो, लेकिन उनका मेंटल मैप तीर्थयात्राओं, व्यापारिक रास्तों और मौखिक परंपराओं पर टिका था। अच्छा, मतलब लोग यात्राएं करके इस भूगोल को समझते थे। हाँ, और यहाँ तक कि खगोलीय गणनाओं यानी सेलेस्टियल नेविगेशन का भी इस्तेमाल होता था। और आप सिर्फ उत्तर भारत के विष्णु पुराण की बात कर रही हैं, स्रोत हमें दक्षिण भारत की ओर भी ले जाता है। हाँ, स्रोत में 2000 वर्ष पुराने एक प्राचीन तमिल साहित्य की कविता का भी जिक्र है ना? बिल्कुल। उस कविता में दक्षिण भारत के एक राजा की प्रशंसा की गई है। हाँ, मैंने वो हिस्सा पढ़ा था। उसमें राजा के यश के बारे में कहा गया है कि उसकी प्रसिद्धि दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में महान पर्वतों तक और पूर्व के महासागर से लेकर पश्चिम के महासागर तक फैली है। ठीक, यही बिंदु इस बात का जवाब है कि उनका भौगोलिक ज्ञान कितना विस्तृत था। बिना किसी सैटेलाइट के सुदूर दक्षिण में बैठा एक कवि ठीक उसी तरह सीमाओं का वर्णन कर रहा है जैसे उत्तर भारत का विष्णु पुराण। क्या बात है, ये वाकई कमाल की बात। और इसे श्री अरविंद ने बहुत ही स्पष्टता से समझाया भी है। उनका कहना था कि प्रारंभिक काल से ही हिमालय और दो समुद्रों के बीच बसी इस सभ्यता में एक गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता बन गई थी। मतलब लोग भले ही हजारों किलोमीटर दूर रहते हों, लेकिन तीर्थ यात्राओं और दर्शन ने उन्हें एक साझा भौगोलिक चेतना में बांध दिया था। बिल्कुल। तो हमने ये तो समझ लिया कि स्थानीय निवासियों के दिमाग में अपनी जमीन का जो नक्शा था वो नदियों और पहाड़ों से बुना हुआ था, जिसे वे भारतवर्ष या जम्बू द्वीप कहते थे। हाँ, ये उनकी अंदरूनी समझ थी। लेकिन अब आते हैं उस एक्सीडेंट पर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो कैसे? जब बाहरी दुनिया के लोगों ने इस उपमहाद्वीप को देखना शुरू किया तो मुझे ये पूरी प्रक्रिया उस पुराने टेलीफोन के खेल की तरह लगती है। अच्छा, वो गेम जिसमें हम एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ एक इंसान दूसरे से कुछ कहता है, दूसरा तीसरे से, और अंत में शब्द का उच्चारण और मतलब ही बदल जाता है। विदेशी यात्रियों के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। ये टेलीफोन का खेल वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है भाषाई विचलन को समझने के लिए। और इस खेल की शुरुआत होती है ईरानियों यानी प्राचीन फारसियों से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। हाँ, जब फारसी सम्राटों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण किया तो उनका सामना सिंधु शब्द से हुआ। अब प्राचीन फारसी भाषा की ध्वन्यात्मक संरचना में एक विशेषता कह लें या सीमा कह लें, वो थी। क्या सीमा थी? वे अक्सर स ध्वनि का उच्चारण ह के रूप में करते थे। ओह, मतलब उनकी भाषा की ये मजबूरी थी कि वे स नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू या हिंदोश कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल सी। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या उस समय इस हिंदू शब्द का संबंध किसी धर्म से था? बिल्कुल, और स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट हैं। प्राचीन फारसी संदर्भ में उमिंदू पूर्णतया एक भौगोलिक शब्द था। इसका किसी भी धार्मिक आस्था से कोई लेना देना नहीं था। मतलब ये सिर्फ उस क्षेत्र और नदी के पार रहने वाले लोगों को परिभाषित करने के लिए था। हाँ, ये उस भाषाई विचलन का पहला चरण था। भूगोल वही रहा, लेकिन स के ह में बदलने से एक नया शब्द बन गया। और ये विचलन यहीं पर नहीं रुका।
फारसियों के बाद फिर यूनानी यानी ग्रीक लोग आए। हाँ, और उन्होंने ये नाम फारसियों से ग्रहण किया। लेकिन यूनानी भाषा में तो एक अलग ही समस्या थी ना, उनकी भाषा में ह ध्वनि ही नहीं थी। बिल्कुल। तो जब उन्होंने फारसियों से हिंदू सुना तो उन्होंने अपनी मजबूरी के चलते उसमें से ह को ही पूरी तरह से हटा दिया। और जब आप हिंदू में से ह हटा देते हैं तो जो बचता है वो है इंदु या इंडोई। यूनानियों ने इसी शब्द को आधार बनाकर इस क्षेत्र को इंडिके नाम दिया। अच्छा, और फिर समय के साथ जब यही शब्द यूरोपीय साहित्यों में पहुंचा तो वो लैटिन प्रभाव के कारण इंडिया बन गया। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि जिस इंडिया शब्द को आज पूरी दुनिया जानती है वो किसी गहरे विचार से नहीं बल्कि बस दो अलग-अलग सभ्यताओं के उच्चारण की सीमाओं का नतीजा है। सच में एक शब्द का कितना लंबा और अनपेक्षित सफर रहा है। लेकिन इसी बीच स्रोत में एक और नाम आता है, हिंदुस्तान। जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और यहाँ मुझे रुककर एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य पर बात करनी होगी। स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग आज से 10,800 वर्ष पूर्व एक फारसी शिलालेख में किया गया था। हाँ, स्रोत में ये दावा किया गया है। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी इतिहास की सामान्य समझ पूरी तरह से हिल गई। मतलब 10,800 साल। मैं समझ सकता हूँ। ये तो वो समय है जब मानव सभ्यताएं शायद खेती के शुरुआती चरणों में ही थीं। तो क्या हम वाकई इतने प्राचीन समय में किसी लिखित शिलालेख की बात कर रहे हैं? ये दावा तो इतिहास की सारी समय रेखाओं को चुनौती देता है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आंकड़ा इतना चौंकाने वाला क्यों है। आधुनिक जो स्थापित समय रेखाएं हैं वे फारसी शिलालेखों को इतना प्राचीन नहीं मानती। हाँ, तो फिर स्रोत में ऐसा क्यों है? देखिए, चूंकि हमारे स्रोत में यह विशिष्ट दावा किया गया है तो इस पर बात करना जरूरी है। अगर यह दावा किसी गहरी मौखिक परंपरा का हिस्सा है जिसे बाद में उकेरा गया हो तो ये इस बात का प्रमाण है कि इस उपमहाद्वीप की भौगोलिक पहचान बाहरी दुनिया की स्मृति में बहुत गहराई तक बसी हुई थी। मतलब ये इतिहास की उन पहेलियों में से एक है जिस पर और शोध होना चाहिए। बिल्कुल, और बाद के कालों में विशेषकर मध्यकाल में आक्रमणकारियों और यात्रियों ने इस हिंदुस्तान शब्द को बड़े पैमाने पर अपनाया भी। खैर, अगर हम पश्चिम से अपनी नजर हटाकर थोड़ा पूर्व की ओर देखें तो चीनियों का दृष्टिकोण भी उतना ही दिलचस्प था। जी, 7वीं शताब्दी में चीनी विद्वान ज़्वान-ज़ेंग, जिन्हें ह्वेनसांग भी कहते हैं, वे यहाँ आए थे। हाँ, और चीनी ग्रंथों में भारत के लिए इंदु या इंदु शब्द मिलता है जी। जो फिर से उसी सिंधु से प्रेरित था। लेकिन मैंने स्रोत में एक अजीब चीज देखी। क्या? चीनी यात्री सिर्फ भूगोल की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, तिंजू। तिंजू, हाँ। जिसका अर्थ स्रोत में स्वर्ग तुल्य स्वामी बताया गया है। मतलब एक विदेशी भूमि को इतना ऊंचा और आध्यात्मिक दर्जा देना, ये सिर्फ व्यापारिक संबंध तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात का उत्तर प्राचीन भारत की सॉफ्ट पावर में छिपा है। सॉफ्ट पावर? वो कैसे? चीनियों के लिए भारत कोई सैन्य या राजनीतिक चुनौती नहीं था, बल्कि वह एक बौद्धिक और आध्यात्मिक केंद्र था। बुद्ध की जन्मभूमि होने के नाते और बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण यह भूमि ज्ञान का स्रोत बन गई थी। हाँ, ज़्वान-ज़ेंग खुद यहाँ 17 साल तक रहे थे ना? हाँ। ताकि वे मूल ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। बिल्कुल। और जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से सैन्य बल के बजाय दर्शन प्राप्त करता है तो उसके दृष्टिकोण में गहरा सम्मान आ जाता है। तिंजू कोई भौगोलिक सीमा नहीं थी, ये उस वैचारिक सर्वोच्चता की स्वीकृति थी। अरे वाह, ये एक बहुत ही सुंदर विश्लेषण है। मतलब एक तरफ पश्चिम के लोग थे जो उच्चारण की सीमाओं के कारण इसे इंडिया बना रहे थे, और दूसरी तरफ पूर्व के लोग थे जो इसे ज्ञान के केंद्र के रूप में देखकर तिंजू कह रहे थे। एकदम सही। और इसी ऐतिहासिक मंथन का परिणाम हमें 1950 में देखने को मिलता है। हाँ, जब भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान के पहले ही पन्ने पर इस हजारों साल के इतिहास को एक वाक्य में पिरो दिया गया, इंडिया दैट इज भारत, या हिंदी में भारत अर्थात इंडिया। ये वाक्य कोई साधारण अनुवाद नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक समन्वय है। मतलब दोनों पहचानों को अपनाना। हाँ, एक तरफ वो नाम है भारत, जो यहाँ की धरती, महाकाव्यों और उस प्राचीन मेंटल मैप से उपजा है, और दूसरी तरफ इंडिया, जो वैश्वीकरण और भाषाई विकास का प्रतीक है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? मतलब इन सभी स्रोतों और नामों के इस लंबे सफर से हमें क्या समझ आता है?
इससे ये समझ आता है कि ये भूमि कभी भी दुनिया से कटी हुई नहीं थी। ये एक ऐसा सक्रिय केंद्र था जिसने सबको आकर्षित किया। हाँ, चाहे वो फारसी हो, यूनानी हो या चीनी, हर आने वाले ने इस जमीन को अपनी समझ से एक नया नाम दिया। बिल्कुल सही। खैर, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात है। बताइए। देखिए, प्राचीन काल में यात्रा करना कोई आसान काम तो था नहीं। दुर्गम पहाड़, विशाल नदियां, अनजान रास्ते। फिर भी लोग व्यापार या ज्ञान की लालसा में यहाँ आते रहे। हाँ, ये सच है। अगर कोई इंसान सोचे कि मान लीजिए वो समय में 2000 साल पीछे जाए और पहली बार इस विशाल और विविधता से भरे उपमहाद्वीप पर कदम रखे, तो वो इस भूगोल को क्या नाम देगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। क्योंकि आज के इस विश्लेषण से एक बात तो साफ हो गई है कि किसी भी देश का नाम केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं होता। वो उन तमाम यात्रियों, विचारकों और वहाँ के निवासियों के इतिहास का एक जीवंत निचोड़ होता है। अगली बार जब भी इन नामों का जिक्र आए, तो उस ऐतिहासिक यात्रा को जरूर याद किया जाना चाहिए।